Good morning, I'm Gaurav, and in this part, we are going to study the Deccan part of India and the southern part of India and their kingdoms. फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्थ इंडिया के कुछ राजपूत किंगडम्स के बारे में पढ़ा और बेसिकली हमारा जो पूरा फोकस था वो फोकस था भारत में ट्रिपैटेड स्ट्रगल के ऊपर। जैसा कि हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, भारत के वेस्टर्न पार्ट को या वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट की बात अगर करें तो वहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में पालाज एम्पायर का राज था। इसके अलावा वेस्ट पार्ट सेंट्रल पार्ट में गुर्जर पतिहारा वंश थे। इसके अलावा हमारे देश में जहाँ पे आज महाराष्ट्र कर्नाटका का पार्ट है वहाँ पर राष्ट्रकूटास राज करते थे और इन तीनों के बीच में एक ट्रिपैटेड स्ट्रगल हुआ था जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि इस ट्रिपैटेड स्ट्रगल में इन तीनों राज्यों को भारी नुकसान हुआ और लगभग 300 सालों तक लड़ने के बाद इन राज्यों का खजाना खाली हो गया। यहाँ की सेनाएं बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। इनके लीडरशिप में काफ़ी कुछ फ्रीक्वेंट चेंज आने की वजह से सरकार काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल हो चुकी थी। और जैसा कि एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर आपकी कंट्री में किंगडम्स के बीच में इनस्टेबिलिटी है, लड़ाई है, झगड़ा है, राइट, क्लैशेस हैं, तो इस क्लैश का फ़ायदा बाहर के किंगडम्स उठाते हैं। एग्जैक्टली आज से 1000 साल पहले हमारे भारत में यही हुआ था कि जो ट्रिपैटेड स्ट्रगल था राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारा और पाला के बीच में, इस ट्रिपैटेड स्ट्रगल का फ़ायदा उठाया एक टर्किश इन्वेडर ने जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत में 1000 से लेकर 1025 तक लगभग 17 अटैक किए और इन अटैक के पीछे उसका जो मकसद था वो इस्लाम का प्रसार और भारत के मंदिरों का जो खजाना था उसको लूटना था। वो 17 बार भारत पर अटैक किया। कई बार भारत के राजाओं ने उसके अटैक को मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन जो मेन फोकस गजनवी का प्लंडर था, हत्याएं था, इस्लाम का प्रसार था, वो पार्शली करके वो चला गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि भारत की जो सबसे बड़ी आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी, जो एक किंगडम्स थे, वो किंगडम पूरी तरीके से वीक हो चुके थे। चाहे हम पॉलिटिकली बात करें, चाहे सोशली बात करें, चाहे मिलिट्री वाइज बात करें, ये किंगडम्स काफ़ी वीक हो चुके थे। इन किंगडम के वीक होने का फ़ायदा हमारे भारत के ही कुछ इंटरनल किंगडम्स ने उठाया। तो यहाँ से राष्ट्रकूटा वीक हुआ, इधर से गुर्जर प्रतिहारा वीक हो चुके थे, इधर से कन्नौज नाम का जो एक प्रॉस्पेरस शहर था वो अपनी बर्बादी के कगार पे था। पाला एम्पायर यहाँ से वीक हो चुके थे। तो हमारे भारत में हमने ये पढ़ा था कि कुछ नए किंगडम ने जन्म लिया था। वो किंगडम थे तोमर, इसके अलावा चौहान्स। तोमर जो थे वो दिल्ली के आसपास का काफ़ी बड़ा इलाका रूल किया करते थे। चौहानों की जो राजधानी थी वो दिल्ली के अलावा अजमेर भी हुआ करती थी। चौहान और तोमर के अलावा हम बात करें सेंट्रल पार्ट की, जहाँ पे आज मध्य प्रदेश है, वहाँ पर परमार डायनेस्टी ने काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल किया। आज जहाँ पर बुंदेलखंड देखते हैं वहाँ पे चंदेला शासन था। तो ये वो किंगडम्स थे जो ट्रिपैटेड स्ट्रगल के बर्बाद होने के बाद अपने आप को यू you नो उन्होंने ना सिर्फ अच्छी तरीके से संभाला बल्कि अपने आप को पावरफुल भी बनाया। लेकिन इन किंगडम्स के बीच में भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ और मेन स्ट्रगल हुआ था चौहान्स और गढ़वाल राजपूतों के बीच में, जहाँ पर चौहान राजपूतों की लीडरशिप पृथ्वीराज चौहान थर्ड के हाथ में थी। वहीं पे गढ़वाल जो लीडरशिप थी वो वहाँ के राजा जयचंद राठौड़ या फिर जयचंद गढ़वाल के हाथ में थी। इनके बीच में काफ़ी कुछ कोल्ड वॉर हुए थे, काफ़ी बड़े कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। हालांकि इतिहास में हमें कोई एक्टिव वॉर के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये बात बिल्कुल तय थी कि इन दोनों के खींचातानी की वजह से ये किंगडम बहुत हद तक बाहरी आक्रमणों का इजी टारगेट बन चुका था। और इस इजी टारगेट को फिलफिल करने के लिए अब 300 साढ़े 300 साल के बाद एक और विदेशी यानी टर्किश इन्वेडर ने भारत पर अटैक किया था। महमूद गजनवी, जो कि गजनवी प्रांत का एक बहुत बड़ा वॉरियर था, राजा था, उसके मरने के कई सालों के बाद गजनवी प्रांत में एक और शासक ने जन्म लिया था जिसका नाम मोहम्मद गौरी था। वो गौरी सिर्फ गजनी के प्रांत से खुश नहीं था, ये हमने पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा कि उस मोहम्मद गौरी ने बाद में इंडिया पे अटैक किया और लगभग
1175 एडी से उसका अटैक शुरू हुआ था, जब उसने सबसे पहला अटैक मुल्तान, पंजाब, सिंध इलाकों में किया था। फाइनली 1191 एडी में उसका मुकाबला हमारे भारत के सबसे बहादुर शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड से हुआ था, और उसकी 1.5 लाख की जो सेना थी, जिसके अंदर कैवेलरी भी थी और घुड़सवार भी थे, पैदल सेना भी थी, वो बहुत बुरी तरीके से हारी। लेकिन आपसी खींचतान का फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया और उसने जयचंद गढ़वाल से दोस्ती की। गढ़वाल ने उसे पूरा पूरा प्रॉमिस किया कि जब वो मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ेगा तो वो उसका साथ देगा, जो कि उसने किया भी। और फाइनली अगले ही साल यानी कि 1192 में इनके बीच में दूसरा बैटल हुआ, जिसे बैटल ऑफ तराइन सेकंड कहते हैं। हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से इससे 300 साल पहले जब महमूद गजनवी भारत पे अटैक करने आया था, तब उसका जो पर्पस था कि इस्लाम को प्रसार करना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, उसका खजाना लूटना, वो करके तो चला गया था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत में उसके किंगडम को परमानेंट वो स्थायी करके जाएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब जयचंद गढ़वाल की मदद से भारत के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो जयचंद गढ़वाल से भी उसका सामना हुआ। और ये सामना हुआ था 1194 यानी कि 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में, जहाँ पर उसने जयचंद गढ़वाल को ये कह के मार दिया था कि जो अपने देश का सगा नहीं हुआ वो मेरा सगा कैसे होगा। खैर, जयचंद गढ़वाल को मारने के बाद भारत में उसको चुनौती देने वाला कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि उससे लड़ सके और उसके किंगडम को थ्वाट करके या रेपल करके भारत से बाहर भेज सके। इसका पूरा पूरा फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया, और मोहम्मद गौरी ने जाते वक्त अपने एक गुलाम को गवर्नर यानी कि भारत के एक तख्त पे बिठा के गया, जो उसके बिहाफ पे भारत को रूल करेगा। और यहीं से भारत में सल्तनत काल का शुरुआत हुआ, और वो गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम, जो भारत में सल्तनत कालीन को शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो थी नॉर्थ इंडिया के कुछ एक ऐसे प्रांतों की हिस्सा या फिर उन हिस्से की कहानियाँ जिनके बीच में आपसी खींचतान हुई, उसका फ़ायदा पूरा पूरा विदेशी यानी कि टर्किश इन्वेजर ने उठाया। ये जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है, और इसमें अगर हम देखें इतिहास की कहानियों के बारे में देखें या डिटेल्स के बारे में देखें, तो मोहम्मद गौरी के साथ एक अल बैरूनी नाम का लेखक आया था, जिसने किताबुद्दीन हिंद लिखा था, किताब ए हिंद, जिसमें उसने इन युद्ध के बारे में डिटेल वर्णन दिया है। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि किताब उस ज़माने के समाज के बारे में, उस समाज के पॉलिटिक्स के बारे में, उस समाज की, उस ज़माने की सेनाओं के बारे में, उनकी ताकत के बारे में बहुत डिटेल वर्णन देती है। स्टूडेंट्स, प्रशस्ति भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम हिस्ट्री के रेफरेंस से यूज़ कर सकते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी राजा के प्रशंसा में लिखा गया पत्र। तो जाहिर सी बात है, कई बार ये ओवर एग्जेगरेटेड भी होते हैं, कई बार ये एक ऐसी तारीफ के पुल भी बांध देते हैं जो हमारे कल्पना से परे होता है। लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं है कि कई प्रशस्ति हमें बताती हैं कि उस ज़माने के राजाओं का शासनकाल कैसा था, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे किस तरह के सिक्के चला करते थे, उस शासक ने कितने युद्ध किए, कितने जीते, किससे युद्ध किए, ये सब हमें प्रशस्ति से पता लगता है। कई प्रशस्तियाँ हमें मंदिरों के अहाते में मिलती है, जहाँ पर राजाओं ने लेखकों से पत्थर पे अपनी स्टोरीज़, अपने बारे में, अपनी डिटेल बायोग्राफी के बारे में लिखवाया था। और इन्हीं प्रशस्तियों से हमें पता लगता है कि हमारा भारत का उस ज़माने का जो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट था वो कैसा था। आज हम थोड़ा सा साउथ इंडिया के एक महान एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आमतौर पे हिस्ट्री की किताबों में नहीं पाया जाता। लेकिन ये साउथ इंडिया का एक ऐसा एम्पायर था जिसने न सिर्फ साउथ इंडिया में यानी कि भारत के दक्षिण प्रांत में अपनी विजय का पताका फहराया, बल्कि आज से ठीक 1000 साल पहले, यू आर गेटिंग मी राइट, 1000 साल पहले भारत में सुपर स्ट्रॉन्ग नेवी को फाउंड किया। कैन यू इमेजिन कि भारत में आज से 1000 साल पहले एक बहुत ही पावरफुल आर्मी हुआ करती थी, और वो आर्मी साउथ इंडिया के राजाओं ने मिलकर बनाई थी।
तो हम बात करते हैं भारत के इस प्रांत के बारे में जिससे हम उस ज़माने में चोला डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। ये चोला डायनेस्टी का जो स्टार्टिंग हुआ था, ओरिजिन हुआ था, ये एक बहुत ही हम्बल ओरिजिन हुआ था। मोटियार नाम से एक छोटा सा प्रांत था तमिलनाडु में, और ये प्रांत पल्लवा राजा के अंडर में आता था। वहाँ का एक छोटा सा चीफली, जिसे कहते हैं, एक फैमिली थी जिसका नाम था विजयालय। तो विजयालय ने फाइनली पल्लव राजाओं से छुटकारा पाया, वो स्ट्रांग हुआ। स्ट्रांग होने के बाद उसने एक नए प्रांत की स्थापना की जिसे तंजावर कहते हैं, और तंजावर की स्थापना करने के बाद उसने चोला एम्पायर को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना स्ट्रांग बनाया कि आज भारत के दक्षिण राज्यों की अगर हम बात करें तो पांड्याज, चेराज, पल्लवाज, इन सब को जिसने ओवर पावर किया वो सिर्फ और सिर्फ चोला एम्पायर था। चोला एम्पायर ने ना सिर्फ हमारे भारत को मिलिट्री वाइज स्ट्रांग बनाया, बल्कि भारत को एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत दी जिसे हम आर्किटेक्चरल वंडर्स भी कह सकते हैं, जिन्हें हम आर्ट्स वंडर भी कह सकते हैं, जिन्हें मेटलॉजिकल वंडर्स भी कह सकते हैं। क्योंकि मेटलॉजिकल अगर हम देखें तो फील्ड इतना ज़्यादा विस्तार नहीं था भारत में, लेकिन उसके बाद भी कांसे की प्रतिमा बनाकर उसका पूरा मार्केट क्रिएट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, विजयालय नाम के राजा ने अपना एक पूरा किंगडम को इस्टेब्लिश किया। लेकिन अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट राजाओं की बात करें चोला एम्पायर के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा थे राजा राजा प्रथम। राजा राजा प्रथम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने चोला एम्पायर को बहुत ही शक्तिशाली बनाया। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि राजा राजा ने ना सिर्फ चोला एम्पायर यानी कि कावेरी डेल्टा के आसपास के इलाके को समृद्ध बनाया, बल्कि एक नेवी की मदद से अपने एम्पायर के बाहर जाकर मलाया पेनिनसुला को भी जीता, जिसे आज हम मलेशिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक उनकी पहुँच थी, और उन्होंने अपने एम्पायर में रहकर जो भी साउथ इंडिया के समुद्री तट थे उन्हें भी मजबूत बनाया, ताकि वो पर्शिया से, अरेबिया से, चाइना से व्यापार कर सकें। और ये बात मैं आज से 500 साल या 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से ठीक 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो राजा राजा इस एम्पायर के काफ़ी महान राजा माना जाते हैं। लेकिन राजा राजा से भी महान जो राजा चोला एम्पायर ने दिया हमारे देश को, जो एक लेजेंड दिया, वो इनका पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम था। इनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि राजेंद्र चोल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता की विरासत को ना सिर्फ संभाला बल्कि आगे ले जाकर इतना स्ट्रांग बनाया कि आसपास के सारे देश अपने चोला एम्पायर के अधीन लेके आए, और ना सिर्फ अधीन लेके आए बल्कि उनके स्ट्रांग पार्ट बनाया। तो राजेंद्र चोल उनका नाम था। राजेंद्र चोल ने चोला एम्पायर से जो भी नेवल मदद मिल सकी उसे स्ट्रांग बनाकर पूरे मलेशिया पेनिनसुला पे अटैक किया, इसके अलावा श्रीलंका। तो आप ये मान के चलिए कि चोला एम्पायर जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे किताबों में, वो सिर्फ साउथ इंडिया और तमिलनाडु के आसपास नहीं था, बल्कि यहाँ से वो मलाया एम्पायर यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया उस ज़माने का, आज का सिंगापुर, बैंकॉक, हम जिसे कहते हैं, इसके अलावा वियतनाम और श्रीलंका इलाके तक उनकी पहुंच थी। राइट। इसके अलावा राजेंद्र चोल भारत में भी काफ़ी फेमस थे। आप ये देख रहे हैं, यह है गंगा रिवर। अब उस ज़माने में साउथ इंडिया से गंगा रिवर तक आना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि आपको सबसे पहले भारत के जो ईस्टर्न घाट्स माउंटेन है उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सतपुड़ा माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको विंध्याचल माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा, फिर महादेव हिल्स क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप गंगा रिवर को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप फाइनली इन एम्पायर्स पर अटैक करोगे जो ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली थे। तो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, भारत के अंदरूनी इलाके से अटैक करना लाइक इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन राजेंद्र चोल ने इसको किया। कैसे किया? राजेंद्र चोल ने बजाय लैंड से अटैक करने के बजाय यहाँ से नेवी पावर से सुंदरबन डेल्टा को क्रॉस करके फिर गंगा रिवर को क्रॉस करने के बाद वहाँ के एम्पायर पे अटैक किया। इसलिए इन्होंने गंगा के पार जितने भी क्षेत्र थे उन्हें भी जीता, और फाइनली अपने आप को एक टाइटल दिया जिसका नाम था गंगाई कोंडा।
गंगाई कौंडा का मतलब होता है गंगा को जीतने वाला। और इन्होंने इस टाइटल को अडॉप्ट करने के बाद वापस से यहाँ तक सफ़र किया और तंजावर के पास में एक और कैपिटल या फिर एक और शहर को निर्माण किया और शहर का नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो आप समझ सकते हैं कि वो राजा कितना महान रहा होगा। और इसकी महानता सिर्फ शहरों को बनाने तक सीमित नहीं है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपने क्षेत्र में एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया जिसे हम बृहदेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। यूँ तो राजा काफ़ी मंदिरों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में आज भी एक आर्किटेक्चरल वंडर है। वंडर इसलिए क्योंकि ये मंदिर अपने उस क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर है। और इतना ऊंचा मंदिर होने के बावजूद ये मंदिर के जो पत्थर के ब्लॉक्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह की सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया। यानी कि पूरे पत्थरों को ब्लॉक सिस्टम से जमाया गया है और वो ब्लॉक सिस्टम आज से 1000 पहले स्टैब्लिश हुआ था और आज भी ज्यों का त्यों है। यही नहीं बल्कि मंदिरों के ब्लॉक सिस्टम को जमाने के बाद उस मंदिर के ब्लॉक्स के ऊपर इन्होंने एक डोम रखा। उस टेम्पल के ऊपर एक ऐसा डोम है जिसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है और जिस डोम की टोटल वेट जो है वो लगभग 90 टन है, 90 टन। आज तक ये इन्वेस्टिगेशन का या रिसर्च का विषय है कि वो डोम उस मंदिर के ऊपर पहुंचा कैसे। तो ऐसा माना जाता है कि जो टेम्पल था और उसके ऊपर ये डोम है वो ऐसे पहुंचा कि टेम्पल से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। जो प्लेटफॉर्म एक टिल्टेड प्लेटफॉर्म था और लगभग लगभग 30 किलोमीटर दूर तक ही क्रिएट किया गया। उसके बाद हाथियों के मदद से इस डोम को लुढ़का कर इस टेम्पल के शिखर पे रखा गया। बाद में इस रास्ते को डिसअसेंबल कर दिया गया। तो इस टेम्पल से 30 किलोमीटर दूर जितना भी स्लैंट बनी थी, एक रास्ता बना था, उस रास्ते में भी आज भी गांव पड़ते हैं और जिन गांव का नाम आज भी उन टेम्पल्स के नाम पर और उस रास्ते के नाम पर रखा गया है जो उस टेम्पल के शिखर को पहुंचाने के लिए बनाया गया था। नाउ जस्ट इमेजिन द जीनियस ऑफ दिस किंग, जस्ट इमेजिन द आर्किटेक्चर नॉलेज ऑफ दिस किंग। और आप ये जान के और आश्चर्य करेंगे कि जिन पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ है वो पत्थर इस इलाके के 300 किलोमीटर तक नहीं पाए जाते। तो इमेजिन कीजिए वो पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, कैसे लाए गए होंगे, उसे जमाया कैसा गया होगा, उसे ब्लॉक कैसे बनाया गया होगा, सबसे बड़ी बात है उस पर टेम्पल पे डोम कैसे पहुंचाया गया होगा। तो ये थी आज से 1000 साल पहले की आर्किटेक्चरल वंडर। और मंदिरों को सिर्फ मंदिर मत समझिए आप, मंदिर अपने आप में एक इकोनॉमिक सेंटर हुआ करते थे। जैसे कि आज आपका शॉपिंग मॉल होता है तो वहाँ से सिर्फ शॉपिंग नहीं होती है, वहाँ पर आप मूवी भी देखते हैं, वहाँ पर आप कल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं, वहाँ पर आप मेला भी एक छोटा सा फेयर भी लगता है, वहाँ पे आप बुक्स भी खरीदते हैं। कई बार मॉल के ऊपर एक ऐसी एक्टिविटी भी होती है जिसे लर्निंग सेंटर कहा जाता है। तो मंदिर एक मंदिर नहीं था, एक रिलीजियस एक्टिविटी का केंद्र नहीं था उस ज़माने में। मंदिर अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर हुआ करते थे। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, मंदिर में जो दर्शन करने जा रहा है उसके अलावा मंदिरों में ब्राह्मण अपने लर्निंग सेंटर्स बनाते थे जहाँ पर आसपास के सारे छात्र पढ़ने जाते थे। इसके अलावा मंदिर में जो भी पुजारी होते थे, नर्तकियाँ होती थी, नर्तक होते थे, उनकी परमानेंट रेजिडेंट होता था मंदिर के अंदर। मंदिरों के अंदर गौशाला होती थी और उन गौशालाओं के गाय के चारे के प्रबंध के लिए मंदिरों के आसपास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे जिनका मालिकाना हक मंदिरों का होता था। गौशाला से निकलने वाले सारे दूध को बाज़ार में बेचा जाता था। इसके अलावा मंदिर जो भी बाहर से आता था उस अ, उनके रहने के प्रबंध मंदिरों के परिसर में किया जाता था, यानी कि मंदिर एक होटल सिस्टम भी था। इसके अलावा मंदिरों में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी था जहाँ पे समय समय पर राजा अपनी प्रजा को एड्रेस किया करता था। इसके अलावा मंदिरों में फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता था। मंदिरों में दिवाली, दशहरा सेलिब्रेट किया जाता था, होली सेलिब्रेट की जाती थी। मंदिर एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर राजा अपनी प्रजा को संबोधित कर सकता था और प्रजा उन मंदिरों में अपना पैसा जमा कर सकते थे, यानी कि मंदिर एक बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता था। तो आप सोचिए मंदिर अपने आप में एक कितना बड़ा इकोनॉमिक सेंटर था। और शायद इसीलिए सॉरी, शायद इसलिए बाहरी जितने भी आक्रमण हुए उनका सेंटर हमेशा मंदिर होता था, क्योंकि अगर मंदिर पर अटैक कर दिया तो वहाँ की सभ्यता बिना किसी
एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन से आपकी हो सकती थी। तो ये था चोला एम्पायर का आर्किटेक्चर। डिस्कस करते हैं चोला एम्पायर के इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन और एग्रीकल्चर चोला एम्पायर की रीढ़ की हड्डी था। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कावेरी रिवर का डेल्टा बनाया हुआ है। ये कावेरी रिवर का डेल्टा इस सारे इलाके को बहुत अच्छे से इरिगेट करता था। कई बार चोला एम्पायर के राजाओं ने कंपलसरी कर रखा था कि अगर नेचुरल इरिगेशन नहीं होता है तो आप उसको आर्टिफिशियल इरिगेशन भी कर सकते हैं, यानी कि मैन मेड एनिकेट बनाए जाते थे, कैनल्स बनाई जाती थी जहाँ तक वो बना सकते थे, और वहाँ पे उस एम्पायर के आसपास चावल की खेती की गई और कई सारे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को उगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में, जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, तो आपको जान के इतना आश्चर्य होगा कि चोला एम्पायर में लगभग 400 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, जिसके अंदर वैटी नाम का जो टैक्स था वो इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लगते थे। क्या आप जानते हैं लैंड रेवेन्यू टैक्स हुआ करता था, खेती पे टैक्स होता था, यहाँ तक कि अपने घरों को थैचिंग करने का, यानी कि सूखी घास से बांधने का भी टैक्स होता था। पेड़ों पे चढ़ने का टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन पेड़ों पे चढ़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी का यूज़ करता था तो सीढ़ी का टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा कैटल्स पे टैक्स लगता था। ऐसे करके चोला एम्पायर में 400 से भी ज़्यादा टैक्स लगा करते थे। चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में बात करें तो जो सबसे छोटी यूनिट होती थी, जैसे हम गांव कहते हैं, उन्हें उस जमाने में होते थे उर, यानी कि गांव। उर के अलावा गांवों का जो समूह होता था उसे बोलते थे नाड़ू, और नाड़ू के ऊपर होता था मंडपम। इसके अलावा एक ऐसे गांव भी थे जो जाति के आधार पे थे। एक ऐसे गांव जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण ही पोजीशन में लिया करते थे, यानी कि वो गांव जो सिर्फ ब्राह्मणों को ही दिए जाएंगे, उन्हें ब्रह्मदेय कहा करते थे। ये ब्रह्मदेव वो गांव होते थे जो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलते थे। इसीलिए अगर आप तमिलनाडु जाएं तो वहाँ की जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो काफ़ी रिच है, बहुत प्रॉस्परस है। तमिल ब्राह्मण कहते हैं उन्हें। वो इसीलिए क्योंकि ये ब्रह्मदेव जिन्हें मिला, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के पास रही, और वो कावेरी डेल्टा के आसपास बसते गए। जो नॉन ब्राह्मण गांव होते थे उन्हें वेलाम बोलते थे या वेलामा बोलते थे। और इन गांवों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था खासतौर से ब्रह्मदेव का, वो सभा के पास होता था। सभा एक ऐसे ब्राह्मणों की कम्युनिटी थी जो उन गांवों को एडमिनिस्ट्रेट करती थी, इंस्क्रिप्शन लिखती थी, टैक्सेशन सिस्टम को मैनेज करती थी। और इसके अलावा राजा समय समय पर उन ब्राह्मणों को प्रशस्ति पत्र भी दिया करते थे, प्रशंसा पत्र भी दिया करते थे, टैक्स में छूट भी दिया करते थे। कई बार ये ब्राह्मण राजा की आर्मी के लिए स्ट्रैटेजी भी बनाया करते थे, और कई बार ये ब्राह्मण राजा की मदद के लिए लर्निंग सेंटर्स भी बनाया करते थे। तो ये थी चोलास की केस स्टडी जो हमें उस ज़माने के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो भी हम हमारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की तरफ देखते हैं, टैक्सेशन सिस्टम की तरफ देखते हैं, उसकी शुरुआत आज से 1000 साल पहले हुई थी। ये सोच के बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन इतिहास ऐसी आश्चर्य से भरी हुई किताब है जो कि हमें ना सिर्फ पढ़नी चाहिए बल्कि हमें उससे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट।